हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विशाल सर। पहले बात करते हैं अब फिजिक्स। यहाँ पे अगर हम फिजिक्स क्लास 12th देखें, फिजिक्स क्लास 12th सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं सभी स्टूडेंट, पढ़ पढ़ के भी समझ में नहीं आता। तो क्लास 12th की फिजिक्स के दो पार्ट होंगे, दो पार्ट। एक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक होगा आपका पार्ट फर्स्ट और दूसरा होगा पार्ट सेकंड, ठीक है ना। तो यानी कि पार्ट सेकंड की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ पार्ट फर्स्ट की करेंगे। अगर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को दोनों लगाएं, दोनों से एग्जाम के अंदर 50-50% सिलेबस आता है। ये मत सोचना कि पार्ट फर्स्ट कम आएगा या पार्ट सेकंड कम ज्यादा आएगा, दोनों से अभी 2 साल से देख रहे हैं इसका इक्वल वेटेज है। और पार्ट फर्स्ट में भी हम दो यूनिट्स क्लियर करेंगे। पहली यूनिट से इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टेट, पहली यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और दूसरी यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब जो आपका एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट है जिसमें से 50% सिलेबस आने वाला है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड, एक तो इलेक्ट्रोस्टैट और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब है कि इसमें जो चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, कि जो चार्ज रहता है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर चार्ज एट मूविंग कंडीशन, घूमता रहता है, वो मूविंग स्टेट में होता है। चार्ज एट मूविंग, चार्ज घूम रहा होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर जो चार्ज है वो आपका रेस्ट कंडीशन में होगा और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर चार्ज जो है वो मूविंग कंडीशन में होगा। तो हम इसके अंदर जैसे जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तो इसमें एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं सबसे पहला, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला चैप्टर तो हम इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा, उसके बाद पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर। मतलब इस इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर हम दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नंबर जिसमें चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा, नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और नंबर 2 पे पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। जब चार्ज आपका मूविंग कंडीशन में होगा तो इसके अंदर जो चैप्टर सबसे पहला पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका बेसिक आप 10th क्लास में पढ़ के भी आए थे। नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है मैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो पढ़ा जाता है वो पूरा मैग्नेट होता है, मैग्नेटिज्म चैप्टर, इसके भी पार्ट होते हैं। नंबर उसके बाद आपके पास एक चैप्टर आता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद एक चैप्टर आता है AC, अल्टरनेटिंग करंट। ये पार्ट फर्स्ट है आपका। मतलब अगर टोटल हम काउंट करें तो पार्ट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटर 2, इलेक्ट्रिक करंट 4, मैग्नेटिज्म 5 पूरा, EMI 6 और AC 7। मतलब पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको 7 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और आपके पास अभी टाइम भी है। धीरे डे बाय डे लेक्चर को देखते जाइए, सुनते जाइए और आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट सेकंड की अभी हम बात नहीं करेंगे। पार्ट सेकंड जब पार्ट फर्स्ट क्लियर हो जाएगा तब जाकर के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करें, पार्ट सेकंड को स्टार्ट करेंगे, सॉरी। बट हमें अभी स्टार्ट करना है पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में भी अभी स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बात क्लियर है। अभी हम जो इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेट
अब नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपका क्लासीफाई हो चुका है कि हमें 2 पार्टों में फिजिक्स को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर आपके सामने है। तो चैप्टर में सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, आने वाला जो है वो ये आने वाला है, चैप्टर है फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब ये इस तरह की चीजें आने वाली हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब उसमें भी सबसे पहला बात निकल कर आ रही है ये बेसिक कि इलेक्ट्रिक चार्ज की चार्ज क्या है। सबसे पहले हमें चैप्टर की बेसिक नीड है, इसमें पूरे दिन या पूरे जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता हम चार्ज की बात करेंगे। तो कि चार्ज होता क्या है, चार्ज एक ऐसी क्या प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो चार्ज किसे बोलते हैं हम चार्ज, उसके बारे में सीखना है कि चार्ज है क्या। ये छोटी सी फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है कैसी, इसको हम स्केलर बोले, वेक्टर बोले, मास पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, इस सब के बारे में कंक्लूजन हम करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की सबसे बेसिक नीड है चार्ज, कि चार्ज होता क्या है। तो लिखने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, कि चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है विच कैन सिचुएटेड इन एनी फील्ड अप्लाइड द फोर्स या फील एनी फोर्स। मतलब चार्ज किसी भी एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी उसे पर्टिकुलर एरिया में रख दें तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करती है, अपने ऊपर फोर्स फील करेगी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये आपके पास मैटर है, ये है मार्कर, और इस मार्कर को मैंने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में रख दिया, यहाँ पर्टिकुलर फील्ड में रख दिया। इस पर्टिकुलर फील्ड में रखने के बाद ये अपने ऊपर फोर्स फील करेगा, और ये फोर्स फील जिस वजह से कर रहा है ना, वो चार्ज की वजह से ही कर रहा है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, या उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि जब हम किसी फील्ड में रखेंगे तो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा, तो फोर्स भी वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब चार्ज जो है किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे किसी भी फील्ड में रखें तो वो अपने ऊपर क्या करे, फोर्स फील करे। तो लिखें सबसे पहले चार्ज इज ए फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। चार्ज इज ए फंडामेंटल property of matter. Charge is a fundamental property of matter which can feel force in a particular field. इन ए पर्टिकुलर फील्ड। कि चार्ज जो है किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसमें किसी पर्टिकुलर फील्ड में रखने पर वो फोर्स फील करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन के बाद इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंटेड बाय करेंगे। कहीं कहीं आपको कैपिटल क्यू भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको स्मॉल क्यू भी मिलेगा। मतलब इसको कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी बेसिक बातें होती हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। और चार्ज की जो डिस्कवरी करी थी, वो चार्ज की डिस्कवरी हुई थी चार्ल्स डे एंगस्ट्रॉम कूलाम। मतलब एक कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज के बारे में डिस्कवर किया था। और चार्ज को डिस्कवर करने के अलग अलग मेथड हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ही एक्सप्लेन करेंगे, बाय इंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, ट्रांसफर मेथड, इन सब चीज़ों से हम समझेंगे। तो बस आपको अभी इतना समझना है, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन फील ए फोर्स इन पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू या स्मॉल क्यू। इसको हम कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं और इसे स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं,
ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंट टाइप ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं सबसे पहले हमको समझना है। चार्ज आपको बेसिक क्लास 10th क्लास में भी पढ़ा था कि चार्ज आपके पास दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो मिलने वाला है पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्यों पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज। और नंबर 2 आपको मिलने वाला है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज, चार्ज की आप नेचर ऐसे नहीं कह सकते कि चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नहीं। चार्ज अपने पास दोनों तरह की नेचर रख सकता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिवली भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर उसकी नेचर नहीं होती। बोर तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है ना कि चार्ज की कोई एक फिक्स नेचर नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या चार्ज नेगेटिव हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस ऑब्जेक्ट के अंदर कैसा चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया चार्ज हमारे दो टाइप के होंगे, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज और एक आपका नेगेटिवली चार्ज। ठीक, और ये आपको पता ही है, नोट्स बनाते चले आराम से, कि अगर जो पॉजिटिव चार्ज आए, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्सन। पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपल्सन करेंगे। उसके बाद अगर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और साथ में अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा जो करेंगे वो अट्रैक्शन का काम करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि सेम नेचर के चार्ज जो है वो आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बना हूं नेगेटिव चार्ज क्यों और कोमा नेगेटिव चार्ज क्यों, ये भी आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन का काम करेंगे। ये भी आपस में रिपल्सिव का ही फोर्स लगाएंगे। मेरी बात समझ में? ये भी आपस में कैसा फोर्स लगाने वाले हैं, रिपल्सन का ही फोर्स लगाने वाले हैं, वो रिपल्सिव नेचर का ही फोर्स लगाएंगे। क्लियर? अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन का करने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन का करने वाले हैं, और नेगेटिव है तो भी रिपल्सन का। मतलब कहने का मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सेम नेचर का चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर के चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चार्ज की यहाँ तक बात पता चली। अब इससे आगे फटाफट चलते हैं। पहले फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा। तो अब ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब सबसे पहले इसमें स्टार्ट जो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात ही चल रही थी कि सबसे पहले यही हेडिंग लिखी थी कि सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर, कि जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर। उसके बाद यहां पर डिफरेंट चार्ज आर, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या अट्रैक्शन ईच अदर। ये आपको पता चल गया। तो सबसे पहले बात यही पता चली कि ये जो चार्ज है, यहां से देखते हैं कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी तो है ही। तो देखो सबसे पहले चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी में भी हम आपको बताएं ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी या चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी दो होती हैं, आपको पता है। सबसे पहला एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, फिजिकल क्वांटिटी दो ही टाइप की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताया जाता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और जबकि जो हमारा चार्ज है वो एक ऐसी क्वांटिटी है कि हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं लेंगे। तो जब कोई भी डायरेक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ पे सिर्फ चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखना होता है कि कितनी उसकी वैल्यू है। जबकि इसके अंदर आप मैग्नीट्यूड भी देखोगे, इसके अंदर आप मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देखोगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखोगे। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मुझे मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट है और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। जब मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो वो किस टाइप की क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आप इसको यहां पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर्टीज में भी इंक्लूड कर सकते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी के चार्ज जो है वो एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात क्लियर आ गई। दूसरी बात, अब तीसरी बात मैं यहाँ पे दूसरी आपको लेके चलता हूं कि चार्ज हमेशा, मैंने अभी बताया, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज आपका जीरो भी हो सकता है। तीनों कंडीशन चार्ज के ऊपर अप्लाई है कि चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज हमारा जीरो भी हो सकता है। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आएगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। किसी बॉडी पे चार्ज आना या ना आना, पॉजिटिव चार्ज आना या नेगेटिव चार्ज आना या जीरो चार्ज आना, वो डिपेंड करेगा बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से। उसमें ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस बॉडी से किस बॉडी पर हुआ है। ठीक है, यानी कि जो चार्ज हो गए वो कितने, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये तीनों चार्ज पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, ये तीनों नेचर के चार्ज हमें मिल सकते हैं। अब इसके बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ अभी चिंता मत करना, चार्ज के बारे में ही चल रहा है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में ही समझाया जा रहा है ना, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कहाँ, कौन कौन से चार्ज रिपेल करते हैं, कौन कौन से चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट नेचर के चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के चार्ज है तो रिपेल करेंगे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ हमें उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वेक्टर की तो कोई जरूरत होती नहीं है, मतलब ना तो उसमें मुझे कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत होती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये आपको बता दिया कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज जीरो भी हो सकता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपके पास एक बॉडी है, इस तरह की बॉडी आपने लगा ली, और इस बॉडी के अंदर देखें, सपोज करो 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इस तरीके से, सपोज करो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल है, और उतने ही जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन फिल है उतने ही नंबर में प्रोटॉन फिल है। यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन। प्रोटॉन पे तुम्हें पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये रहा और एक प्रोटॉन ये रहा। अब मुझे बताना है कि एक आपके पास एक बॉडी है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल है और 6 ही प्रोटॉन फिल है। तब उसके बाद बताना है कि इस बॉडी पे कैसा चार्ज रहने वाला है, या इस बॉडी की चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। इसको कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए आपको दो चीज का पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये आपको पता भी है कि जो प्रोटॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तरह का प्रोटॉन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास से एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो निकाल लो सिर्फ उसके पास क्या बचते हैं, प्रोटॉन बचते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को यानी कि H+ को प्रोटॉन भी बोल दिया जाता है। और ये केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। अगर मैं इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं
तो तुम्हें पता है किसी भी एलिमेंट के पास से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मतलब एक उसका एटॉमिक नंबर चला गया, तो उसका एटॉमिक नंबर अब हो जाएगा 0H1, यानी कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इसके निकल गए, सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन बचे। इसलिए जो है H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम उसको प्रोटॉन आयन भी बोलते हैं। क्लियर? यानी कि H पॉजिटिव को हम क्या बोल देंगे, प्रोटॉन आयन। तो ऐसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर बात कर रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास देखा है ब्लैक कलर से मैंने 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन लगा रखे हैं और 6 के 6 प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठेंगे। अब इसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी है, इसके साथ में यहाँ इलेक्ट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो कितना अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो तुम्हें भी पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंसीडर करता है और वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को लेके चलेगा। तो नेगेटिव चार्ज को क्या लेके चलेगा, यानी कि उसके पास 6 नेगेटिव चार्ज है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो मैंने एक बॉक्स लिया है इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल कितना चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो मैं टोटल चार्ज की बात करूंगा तो आप टोटल चार्ज निकालने का एक ही तरीका रखोगे कि जितना इसके अंदर चार्ज है वो ऐड कर दोगे। तो 6 तो आपके पास प्रोटॉन के चार्ज हो गए, ठीक है, प्लस 6 आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज हो गए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, साइन के साथ रखना है भाई, ठीक है, साइन के साथ रखोगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, तो यानी कि आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो उसे माइनस साइन के साथ रखोगे, क्योंकि उसमें नेचर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। जब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो उस पर टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। और मैंने क्या कहा था कि चार्ज आपका 0 भी हो सकता है, देखो प्रूव हो चुका है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 चार्ज कब आ सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 चार्ज तब आएगा जब उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। समझ गए ना बात? ये हमारा सबसे पहला बेसिक फंडा था। अगर आपसे कोई भी ये पूछता है कि कोई हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, नो बॉडी एनी चार्ज, कोई इस पे चार्ज नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि जितना उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उस पर प्रोटॉन होंगे, तब जाकर के वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो सकती है। अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आता है एमसीक्यूज का, तो एमसीक्यूज के फर्स्ट स्टेटमेंट में आप ये जरूर रखेंगे कि देन द न्यूट्रल बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं, कम बढ़ते नहीं हो सकते। गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर जहां जहां न्यूट्रल बॉडी है वहां आपको दोनों इक्वल करने पड़ेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर? दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं आपके पास दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरा आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पास, ध्यान रख लेना मैंने अभी इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, मैंने इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मेरे इस तरीके से फिल है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल है और इसके अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। जितने अभी देखना इस तरीके से, अभी 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन ही प्रेजेंट है, क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉनों को निकालना शुरू करूं, इलेक्ट्रॉनों को निकालना शुरू कर देता हूं। इस ऑब्जेक्ट से मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया और यहां से इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया। मैंने इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया ज्यादातर, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहे होंगे तो अपने साथ किस नेचर का चार्ज लेकर के जा रहे होंगे, नेगेटिव नेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो होता ही नेगेटिव नेचर का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव नेचर का चार्ज लेकर के जा रहे होंगे, तो बॉडी के अंदर बचा कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लास 11th में पढ़ेंगे कि हम केवल इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं।
हम न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं सकते। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। सिर्फ निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना या इलेक्ट्रॉनों को अंदर देने से ही हम बॉडी की चार्ज की नेचर का डिफाइन करते हैं कि बॉडी पे कैसा चार्ज आने वाला है। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एटम होंगे, उन एटम के ऑर्बिट से मैंने इलेक्ट्रॉनों को निकालना शुरू कर दिया, तो इस बॉडी पे अंदर यहाँ पे बचेगा क्या? इस बॉडी पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको प्रोटॉन ही बचते हुए दिखाई देंगे। ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी पे प्रोटॉन P पॉजिटिव, P पॉजिटिव, P पॉजिटिव। तो बताइए इस बॉडी का चार्ज किस नेचर का हो गया? पॉजिटिव नेचर का चार्ज, पॉजिटिव नेचर का चार्ज, यानी कि यहाँ पे जो बॉडी पे जनरेट हो जाएगा वो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बात सही है। और जब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो साथ में मैं एक स्टेटमेंट भी बता सकता हूं, इन दिस बॉडी द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के अगर कोई भी बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर समझ में आ गई। अब एक ऑब्जेक्ट और बचा कि अभी मुझे तीसरे नेचर का चार्ज और बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। यहां पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन कुछ पहले से ही है, इलेक्ट्रॉन कुछ पहले से ही है, और प्रोटॉन भी मेरे पास है। यहां पे प्रोटॉन भी है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी वे में समझना, कुछ अभी पढ़ाया ही नहीं जा रहा, बेसिक फंडामेंटल क्लासेस है पहली। तो प्रोटॉन है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास प्रोटॉन है। मुझे नंबर में देखना है कि अभी कितने, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 ही प्रोटॉन है। तुम तो एकदम कह दो कि ये तो न्यूट्रल बॉडी है, बट लेकिन मैं अब इसमें एक काम करने वाला हूं, मैं इसके अंदर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं। यहां मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहां मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहां मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहां मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। अब मतलब मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता जा रहा हूं, है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं देखूं, मेरे पास पहले से भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पहले से भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, और साथ में और इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। तो ध्यान से सोचो, तो टोटल चार्ज की बात करूं बॉडी पे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज में अगर मैं देखूं, मेरे पास 5 प्रोटॉन पहले से ही हैं दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसके बाद साथ में ऐड करूंगा कि 5 इलेक्ट्रॉन अंदर पहले से ही है, देने वाले नहीं, पहले से प्रेजेंट हैं, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 5 नेगेटिव चार्ज होने वाले हैं। साथ में मैंने ये जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई देते हैं, जहां पे मैंने सर्कल मार्क किया है, इस तरह से देखिए आप, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन को और दिया है, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन को और दिया है। इसका मतलब यहां पे देखिए, मैंने और इलेक्ट्रॉन दूंगा तो नेगेटिव चार्ज ही दूंगा ना। अरे 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव कैंसिल आउट, 0, सिर्फ क्या बचा? अरे माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका मतलब मैंने इसको 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए हैं और इसकी नेचर बदल चुकी है अब, और इस पे आ चुका है क्या? इस पे आ चुका है नेगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज आ चुका है इस पर? नेगेटिवली चार्ज आ चुका है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिवली चार्ज आएगा। इस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आएगा? इस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। क्यों? सिर्फ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहां नेगेटिवली चार्ज आएगा, और बॉडी हमारी कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो मैंने यहां पे आप आ जाइए कि मेरा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मैं पॉजिटिवली भी चार्ज कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट नेगेटिवली भी चार्ज कर सकता हूं, और ऑब्जेक्ट मेरा 0 भी हो सकता है। और नेगेटिवली चार्ज के लिए एक कंसेप्ट और बनेगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि जो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज टॉपिक के बारे में समझ में आया, चार्ज के बारे में,
कि चार्ज हमारी इस तरह की प्रॉपर्टी रखता है। चार्ज की और भी प्रॉपर्टी हैं, आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा। इसका मतलब अब इस स्टेटमेंट में ये चीज क्लियर करते हैं, सारी आपको बात समझ में आ गई। अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी आएगी, न्यूट्रल बॉडी आने वाली है, तो न्यूट्रल बॉडी के ऑप्शन में आपको एक ही चीज देना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आएगी, यानी कि पॉजिटिवली बॉडी आने वाली है, इसका मतलब इसमें ध्यान रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास कोई भी नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव बॉडी आने वाली है, तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात सही है? ये सारी चीजें बिल्कुल सही हो चुकी हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं कि चार्ज अपने पास क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, कि चार्ज का फॉर्मूला आया कैसे। देखो, चार्ज का फॉर्मूला जो निकल कर के आया वो आया इलेक्ट्रिक करंट से। 10th क्लास में आप पढ़ते थे कि द रेट फ्लो ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसका मतलब आप फॉर्मूला ये बनाते थे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इससे ही मैं निकालूं तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी। इससे चार्ज का फॉर्मूला निकल के आता है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी एसआई यूनिट तैयार करते हैं। अगर मैं चार्ज के एसआई यूनिट की बात करूं तो चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होगी वो चार्ज की एसआई यूनिट है, वो कूलाम है। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यूनिट बनाना चाहते हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ऐसे बना सकते हो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं हो और फॉर्मूला आपको याद हो तो आप यूनिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितना कि आपने देखा कि Q इज इक्वल टू आई टी, आई इंटू टी। अब I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में और टाइम आपका सेकंड में। तो ऐसा यूनिट इसकी एक और हो सकती है एम्पियर सेकंड। क्या हो सकती है? एम्पियर सेकंड। मतलब आप इसकी ऐसा यूनिट ज्यादातर तो आप सब जगह कूलाम ही देखेंगे, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एम्पियर सेकंड भी दिख जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ी बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट में हो जाएगा सबसे पहले फैराडे। ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? फैराडे। फैराडे आपको जो है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना? अब उसके बाद अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन, ये पॉइंट थोड़ा बस याद रखने के हैं कि आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्लास है, इतना भी एकदम डीप में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें जो डायमेंशन आएगी, डायमेंशन निकालने का तरीका मैं आपसे बता दूं, 11th क्लास में आपने कुछ डायमेंशन याद करी होंगी और आप कुछ अच्छे स्कूल के टीचर्स ने बताया होगा कि डायमेंशन कैसे निकाली जाती हैं। मैं कह रहा हूँ 12th क्लास में एक भी डायमेंशन मत याद करना। जैसे जैसे चैप्टर आए और चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज आए, कहीं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, कहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है, कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज आने वाला है, कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स आने वाला है। जैसे जैसे फॉर्मूला तुम्हारे सामने आता जाए वैसे वैसे उसकी डायमेंशन निकालना चले जाना। अब जैसे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज में सबसे पहले मुझे पता है कि डायमेंशन निकालने के चार्ज का फॉर्मूला आई क्यू इज इक्वल टू आई अपॉन टी, यानी कि आई इंटू टी। कितना हो गया? आई इंटू टी। अब आई जो है करंट है, एम्पियर, एम्पियर की डायमेंशन होती है ए और टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो हो गई ए टी। बस ये आपको याद रखना। कहीं भी मैं कहीं भी यूज पूछूं, कहीं भी एक ऑप्शन में पूछूं कि चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है, तो चार्ज की डायमेंशन होती है ए टी। और वो कहां से आया? वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट वाले फॉर्मूले से निकल करके आया। ठीक है ना? इस तरह की छोटी छोटी हम
क्या है, किसकी बात करी हमने, चार्ज के बारे में बात करी कि चार्ज किस किस से रिलेटेड है। ठीक है, चार्ज का बेसिक फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है, वो इलेक्ट्रिक करंट वाले से, Q इजिकल टू IT, जिससे ऐसा यूनिट हमने कूलाम निकाली। अगर कूलाम आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं एम्पियर सेकंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फैराडे, और उसके बाद डायमेंशन हमने निकाली, तो चार्ज की जो डायमेंशन निकल करके आई वो चार्ज की डायमेंशन निकल करके आएगी 80। यहां चार्ज की छोटी छोटी बात अभी खत्म थी, अभी हमने कोई वैसे नहीं बताया। बस इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के इलेक्ट्रिकल चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ये मुझे बताना है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। वैसे कहने का बात करेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी में से दो प्रॉपर्टी तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। कैसे, पहली प्रॉपर्टी बस आपको एक लिखना है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि चार्ज जो होती है वो एक कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बात ओके, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नंबर सेकंड कि चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। दूसरा बस आपको अभी समझना है, चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ऑन द मास, चार्ज मास पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको याद रखना है। नंबर तीसरी प्रॉपर्टी, देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको मैं बता दूंगा कि बस आपको याद रखना है, समझना है इसमें थोड़ा सा कि चार्ज मास पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा है जो काम का है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, कि चार्ज नेचर में कैसा होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी का होता है। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, तो उस बताइए उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, तो आपको वहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज भी ऐड करना होगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ऐड करना होगा। मतलब चाहे चार्ज कहीं भी हो पूरी बॉडी में, रैंडमली कहीं भी हो, बस आपको उसका टोटल चार्ज वो सब जगह जो है ना उसको ऐड करके दिखाना है। ये प्रॉपर्टी चार्ज अपने पास रखता है। नंबर 4, चार्जेस कंजर्व। चार्जेस कंजर्व, कि चार्ज जो है वो कंजर्व है, यानी एक कंजर्व्ड प्रॉपर्टी वो अपने साथ रखता है। क्यों, कहने का मतलब क्या है, कंजर्व का मतलब है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कि चार्ज को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं, और ना ही चार्ज को हम डीजनरेट कर सकते हैं। बस चार्ज को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी अपने पास चार्ज रखता है। ठीक है दोस्तों, और सभी बच्चे इस चीज को देखें, और इसी पूरी जो पार्ट है, ये जो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये मैं बता चुका हूं। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, कि चार्ज किसी पे मास पे डिपेंड नहीं करता। बस आपको दो प्रॉपर्टी सबसे पहले सीखनी है, कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर और चार्ज इज कंजर्व। और नंबर 5 लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड, कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड हो चुका है। ठीक, ये 3-4 प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों, मैंने आपको एडिटिव नेचर के बारे में अभी बताया कि सारा चार्ज ऐड होना चाहिए। नंबर 4, चार्ज कंजर्व होना चाहिए, कि चार्ज को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे कंजर्व कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नंबर 5, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज कभी भी क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, चार्ज उसे फिक्स होता है, मतलब उसका चार्ज फिक्स होता है, एक फिक्स क्वांटिटी में चीज होनी चाहिए। जैसे अगर ये सपोज करो मैं दुकान पे गया और दुकान पे यहाँ पे 2 मार्कर हैं, वो एक इसके पास ग्रीन मार्कर है और एक तरफ ब्लैक कलर के मार्कर हैं, तो मैं उससे जाके बोलूंगा कि मार्कर दो, तो वो मुझे 1 मार्कर देगा। मैं कहूँ और मार्कर दो, तो वो मुझे 2 मार्कर देगा। वो 1.5 मार्कर नहीं देगा, वो दूसरा एक नया मार्कर ही देगा।
इसका मतलब कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट फिक्स क्वांटिटी में होती है ना, उसे क्वांटाइज्ड होना बोलते हैं। इस चीज को समझना, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है एक फिक्स क्वांटिटी। अगर आपको एक आलू मतलब आपको मार्कर लेना है तो एक मार्कर लोगे या दो मार्कर लोगे या तीन, आप 3.5 मार्कर नहीं लोगे, ठीक है ना। वो 3.5 वाला क्वांटिटी जो मैटर है वो डेसिमल में आ जाता है, और डेसिमल में पॉइंट में कभी भी चार्ज पॉसिबल नहीं होता। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कंप्लीट क्वांटिटी। जैसे दो नंबर है, एक दो नंबर, जैसे दो लिखते हैं ना, दो के बाद तीन, हम जो दो है वो एक फिक्स क्वांटिटी है, दो ऐसे लिखा जाएगा। दो को तुम ये नहीं लिख सकते कि 2.5, हमें ऐसा नंबर चार्ज कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकता। या तो चार्ज 2 होगा, या चार्ज 3 होगा, या चार्ज 5 होगा, या चार्ज 8 होगा, या चार्ज 12 होगा। चार्ज जो है एक फिक्स क्वांटिटी में होता है, तो इसी चीज और फिक्स क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। तो ये सारा का सारा जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जो कल आएगा तुरंत उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो कल भी इसी टाइम क्लास में बने रहिएगा, क्लास सीखेगा और इससे आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये पूरी क्लास, बेसिक क्लास आज आपकी समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत इसे एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, कल क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।